नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन देश है, उसने अपने यहाँ पर रह रहे सीरियन शरणार्थियों को ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप वापस लौट जाओ अपने देश। तो ये क्यों कहा जा रहा है डेनमार्क में, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या पॉलिटिक्स हैं और क्या एक्चुअली में सीरिया इतना सेफ हो चुका है कि अब वहाँ पर शरणार्थी फिर से लौट सकें। इन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्सेज या स्पेशल क्लास के अपडेट्स चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं महिपाल राठौड़ हैंडल पर उपलब्ध हूँ। इस लेक्चर का और अन्य लेक्चर्स का PDF आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त 4-in-1 ऑफर हमने कंटिन्यू किया है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं आपको लेक्चर के अंत में दूंगा। डेनमार्क की सरकार पिछले कई महीनों से सीरियन रेफ्यूजीज को कह रही है कि आप घर लौट सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है यहाँ पर, डेनमार्क का कैपिटल क्या है और क्या डेनमार्क एक नॉर्डिक देश है या स्कैंडिनेवियन देश है, ये आप मुझे बताएंगे कॉमेंट्स में। तो डेनमार्क अपने यहाँ पर रह रहे सीरियन शरणार्थियों को कह रहा है कि आप अपने देश चले जाओ। सीरियन शरणार्थी यहाँ पर क्यों आए थे? क्योंकि 2011 से सीरिया में एक गृह युद्ध चल रहा है जो अभी थोड़ा सा शांत है, लेकिन लगभग 10 साल से ये चल रहा है और इसके कारण कई यूरोपियन देशों में सीरिया के लोग आकर रहना शुरू कर दिए थे। डेनमार्क पहला यूरोपियन देश बन गया है जिन्होंने अपने यहाँ पर रह रहे सीरियन शरणार्थियों के रेजिडेंस परमिट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैंकली सबके परमिट कैंसिल कर दिए हैं। डेनमार्क ये कह रहा है कि केवल कैपिटल डमास्कस और जो डमास्कस स्टेट है उसको रिफ डमास्कस कहा जाता है, यानी कि जहां पर कैपिटल है उनका वो वाला स्टेट, इन दोनों में सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वहां पर अभी हिंसा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं चल रही है। तो इन एरिया से आने वाले नागरिक जो सीरिया के नागरिक हैं वो वापस लौट सकते हैं, क्योंकि ये एरियाज डेनमार्क की सरकार के अनुसार, डेनिश अथॉरिटीज के अनुसार सेफ हैं। डेनमार्क में लगभग 35,000 सीरियन रेफ्यूजीज रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर 2015 में आए थे। 5,000 को यहाँ पर असाइलम मिला था और टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिल गया था। टेम्परेरी रेजिडेंस नागरिकता नहीं होती, आपको केवल कुछ समय के लिए यहाँ पर रहने की परमिशन दी गई है, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं, जो कि इनके केस में सीरिया था, वहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है। और ये इन्हें इसीलिए नहीं दिया गया था क्योंकि ये इंडिविजुअली परसिक्यूटेड थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उस एरिया में हिंसा थी। तो कई यूरोपियन देशों में इस प्रकार के नियम कानून है कि अगर कोई भी दुनिया की सरकार पर्सनली आपको परसिक्यूट कर रही है, मान लो आपके धर्म के कारण या आपकी जो भी ग्रुप है, एथनिसिटी है, उसके कारण अगर आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, आपकी जान पर खतरा है आपकी सरकार से, तो आपको वहाँ पर नागरिकता जल्दी मिल जाती है। लेकिन अगर आपके एरिया में ओवरऑल सिविल वॉर चल रहा है लेकिन आपको कोई इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिलता है, जो डेनमार्क ने यहाँ पर लोगों को दिया था। लेकिन डेनमार्क में 2018 से ही कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही हैं जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट को। तो 2018 में डेनमार्क ने एक कंट्रोवर्शियल कानून पास किया था जिसको घेटो लॉ कहा गया था। घेटो क्या होता है? घेटो एक यूरोपियन सिटीज़ के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर एक ही समुदाय के, एक ही कम्युनिटी के या एक ही धर्म के लोग रहते हों, उसको हम घेटो कहते हैं। तो मान लो अगर कहीं पर भारतीय लोग रह रहे हैं तो उसको इंडियन घेटो कहा जाएगा। अगर कहीं पर मुस्लिम लोग एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं तो इट कैन बी कॉल्ड अ मुस्लिम घेटो। तो यूरोप के कई शहरों में पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ज्यूज एक साथ एक एरिया में रहते थे, या उनको जबरदस्ती डाला गया था नाजीज के कारण एक एरिया में, तो उनको ज्यूइश घेटोस कहा गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनके शहर में, कोपेनहेगन में खास करके कैपिटल में, घेटो ना बन जाए, इसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ की सरकार ने एक कानून पास किया था। तो इस कानून के अनुसार एक पर्टिकुलर एरिया में 50% से ज़्यादा आबादी एक ही समुदाय की नहीं हो सकती। इस तरह के इन्होंने रूल्स पास किए थे। तो ये इनकी स्कीम थी वन डेनमार्क विदाउट पैरेलल सोसाइटी, नो घेटोज इन 2030। तो डेनमार्क की सरकार का लक्ष्य था कि कोई घेटो नहीं बनना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, एथनिसिटी के बेसिस पर नहीं कहा, इन्होंने कहा कि नॉन वेस्टर्नर, यानी कि जो पश्चिमी दुनिया के या वेस्टर्न यूरोप के लोग नहीं है, ऐसे लोग किसी भी एरिया में, किसी नेबरहुड में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी 50% से ज़्यादा उस एरिया में रेजिडेंस नहीं हो सकता ऐसे लोगों का जो पश्चिमी देश के लोग नहीं हैं। कुल मिलाकर वो कहना नहीं चाहते थे, लेकिन वो शरणार्थियों की तरफ ही टारगेटेड था। अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ने कहा कि अब इस लिमिट को हम और कम कर देंगे, यानी 50 नहीं 30% पर कैप हो जाएगा। तो मान लो किसी एक नेबरहुड में, किसी एक एरिया में 1000 लोग रहते हैं, तो वहां पर 300 से ज़्यादा सीरिया के लोग नहीं रह सकते हैं। तो ये इनका आने वाले 10 सालों के लिए प्लान है, लेकिन इस प्लान की कई जगह आलोचना हो रही है, कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स भी इसका विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ यूरोपियन लीडर्स ने भी इनका क्रिटिसिज्म किया था। फिर कुछ समय पहले एक डेनिश मंत्री थे, उन्होंने भी कुछ बयान दे दिए थे जिसके कारण वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है, खास करके जो सीरियन कम्युनिटी है, वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी। मंत्री ने ये कहा था कि देयर शुड बी अ राइट टू सेक्स बिफोर मैरिज फॉर मुस्लिम वेमेन, जिसके कारण लोकल कम्युनिटी काफ़ी इससे नाराज़ हो गई थी।
डेनिश पॉलिटिशियंस अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं, मतलब इस तरह के नहीं, पर वो ये कहते रहते हैं कि अगर लोगों को यहां रहना है तो उनको डेनिश कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करना होगा, तो जो यहां की वैल्यूज हैं उनके अनुसार लोग रहें। डेनमार्क में शरणार्थियों का मुद्दा पॉलिटिकल भी हो चुका है और 2019 में जो चुनाव हुए थे वहां पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडर है मेट्टी फ्रेडरिक्सन, इनके नेतृत्व में ये पार्टी पावर में आ गई थी क्योंकि इन्होंने एंटी इमिग्रेशन बातें कही थी। अब ये जो नया रूल लाया गया है डेनमार्क की गवर्नमेंट के द्वारा, ये साफ तौर पर कहता है कि वो सीरियन नागरिक या वो सीरियन शरणार्थी, मतलब नागरिक तो सीरिया के हैं, शरणार्थी हैं डेनमार्क में जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट पर हैं, अगर वो डमास्कस शहर या फिर रिफ डमास्कस यानी कि डमास्कस प्रांत से आए हैं तो उनका टेम्परेरी प्रोटेक्शन स्टेटस अब री इवेल्युएट होगा, यानी कि उसकी फिर से जांच होगी और उनको फिर से वापस जाने के लिए कहा जा सकता है। अब ये निर्णय तो पुराना है, दिसंबर 2019 में ही ये निर्णय ले लिया गया था जब वहां के रेफ्यूजी अपील्स बोर्ड ने ये कहा था कि डमास्कस अब सेफ हो गया है, 1.5-2 साल से वहां पर लड़ाई नहीं हो रही है, तो वहां के लोगों को वापस भेज दिया जाए और असाद सरकार इंडिविजुअली किसी को परसिक्यूट नहीं कर रही। अब आप जाकर आईसिस ज्वाइन कर लोगे तो ऑब्वियसली वहां पर असाद सरकार आपके खिलाफ परसिक्यूशन करेगी, लेकिन केवल आप भागकर चले गए थे और अब वापस आ गए हो, इस बेसिस पर असाद सरकार किसी को परसिक्यूट नहीं कर रही, उन्हें परेशान नहीं कर रही, ना ही उनको जान माल का कोई नुकसान है। तो डेनिश अथॉरिटीज ने कहा है कि इस प्रकार से हम हर एरिया को इवैल्यूएट करते रहेंगे, हो सकता है भविष्य में अन्य शहरों को भी सेफ एरिया घोषित कर दिया जाए और वहां के सीरियन रेफ्यूजीज को कहा जाए अब आप अपने शहर में लौट सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डेनमार्क और सीरिया के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी राजदूत, एम्बेसी, ये सब नहीं है, इसीलिए डेनमार्क फोर्स नहीं कर सकता सीरिया के नागरिकों को वापस जाने के लिए। दे कैन नॉट फोर्स देम टू रीपैट्रिएट। और उम्मीद यही है कि ज्यादातर शरणार्थी मना कर देंगे वॉलंटरी बेसिस पर कि हम वापस नहीं जाना चाहते अपने देश में, क्योंकि अभी भी लड़ाई नहीं चल रही है लेकिन देश की हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों के साथ क्या होगा? डेनमार्क बना रहा है डिपार्चर सेंटर, तो इन लोगों को इनके घर से निकालकर वापस भेजने की बजाय डिपार्चर सेंटर में रखा जाएगा। कुछ स्पेशल सेंटर्स हैं, इनमें इनको फोर्सिबली यहां रखा जाएगा और हो सकता है कि इससे बचने के लिए कई शरणार्थी दूसरे यूरोपियन देश जाने की कोशिश करें। अब डेनमार्क में जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट दिया जाता है उसमें कोई एंड डेट नहीं होती कि वो कब खत्म होगा, लेकिन उसमें यह जरूर लिखा रहता है कि जब तक जिस देश से वो व्यक्ति आया है वहां पर स्थिति खराब है तब तक के लिए वो वैलिड है। अगर स्थिति सुधर जाएगी तो फिर ये रिवोक किया जा सकता है, इस टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट को हटाया जा सकता है अगर शरणार्थी के गृह देश में स्थिति सुधर जाती है। तो इस प्रकार से टेम्परेरी परमिट्स को रिजेक्ट करके कुछ शरणार्थियों को डेनमार्क की सरकार ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर में डाल चुकी है और ना तो अब वो पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला ले रखा था तो वो भी कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालने का काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और ये डिटेनीज कह रहे हैं कि जब तक हम ये साइन नहीं कर देते कि हम सीरिया वापस चले जाएंगे वॉलंटरीली अपनी मर्जी से, तब तक हमें डेनमार्क की सरकार इन डिटेंशन सेंटर से जाने नहीं दे रही। अगर कोई अपनी मर्जी से वापस जाना चाहता है तो उसको डेनमार्क की सरकार पैसा वैसा भी दे रही है, मदद कर रही है, उनको कुछ ऑफर भी दिया जा रहा है, स्पेशल ग्रांट है उनके लिए ताकि वो घर जाकर अपना वापस जीवन शुरू कर सकें। लेकिन ऐसे वॉलंटरी रिटर्न ही काफी कम है। अभी तक 137 लोगों ने ये स्कीम एक्सेप्ट कर ली थी 2020 में, तो कुछ लौटे हैं, कुछ डिटेंशन सेंटर में अभी भी हैं। डेनमार्क की सरकार का अब कहना है कि हमारा गोल ये है कि जीरो असाइलम सीकर्स हो, यानी कि यहां पर नागरिकता की मांग करने वाले लोग शून्य हो जाएं। वी वांट टू बिकम अ कंट्री विद जीरो असाइलम सीकर्स। लेकिन इस पूरी पॉलिसी की क्रिटिसिज्म करी जा रही है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज यानी यूएनएचसीआर के द्वारा। इन्होंने कहा है कि अभी हमें नहीं लगता कि सीरिया में स्थिति इतनी सुधर गई है कि वहां पर शरणार्थियों को वापस भेजा जाए और उनके साथ अभी भी कुछ बुरा वहां पर हो सकता है। मार्च 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ऑफिशियली इस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म किया था। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि सीरिया के नागरिकों को, सीरिया के शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना गलत है क्योंकि अभी भी वहां पर सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है। वहां पर अभी भी बशर अल असाद की जो सरकार है वो इन लोगों को जेल में डाल रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये देश छोड़कर चले गए थे, तो इनको जेल में डाला जा रहा है, टॉर्चर भी किया जा रहा है और मार भी दिया जा रहा है। तो इसीलिए अभी भी असाद सरकार के अंडर में इन लोगों को भेजना सुरक्षित नहीं है। डेनमार्क में भी कई संगठन हैं जो इसका अपोज कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि सीरिया अभी तक सेफ नहीं है और अभी ये लोग वापस वहां जाते हैं तो ना तो ये नॉर्मल काम कर सकते हैं ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त सीरिया की स्थिति अच्छी नहीं है, भविष्य में हो सकती है लेकिन अभी नहीं है। इन संगठनों का कहना है कि कई परिवार ऐसे भी हैं जहां पर केवल महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, ऐसे में उनको वहां जाकर कैसे सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, इसके बारे में भी कुछ तय नहीं है। तो फाइनली कई ऐसे लोग भी हैं जिनको सीरिया की सरकार पर्सनली परसिक्यूट कर रही थी लेकिन वो यूरोप आकर ये साबित नहीं कर पाए कि मेरे को
सीरिया की सरकार जेल में डालना चाहती थी या मुझे मारना चाहती थी, जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट प्रूव इट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां जाकर सेफ हैं। यूरोप के दूसरे देशों में इस वक्त क्या पॉलिसी चल रही है, तो स्वीडन और यूके दो ऐसे देश हैं जहां पर काफी सीरियन शरणार्थी हैं। इन दोनों ही देशों ने ऑफिशियली ये कहा है कि दमास्कस की सिक्योरिटी सिचुएशन सुधरी है, वहां पर अब रोजमर्रा का लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, युद्ध के हालात नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने देश के शरणार्थियों को अभी तक ये नहीं कहा है कि आप वापस चले जाओ। हो सकता है ये कह दें, हो सकता है नहीं भी कहें, ये तो भविष्य ही बताएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा इन टेलीग्राम चैनल्स पर। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनका फायदा उठाइए, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड महिपाल। अगर 2022 और 23 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में इस वक्त 4 ऑफर चल रहे हैं। पहला ऑफर, आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी 3 महीने की। दूसरा ऑफर, फ्री बुक्स मिलेंगी, आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। तीसरा ऑफर, आपको ईएमआई ऑप्शन मिल जाएगा, लोन मिल सकता है अगर आप चाहें तो, आपको एक साथ ये पैसे पे नहीं करने होंगे। और चौथा, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको इन प्राइसेस को पे नहीं करना है। सारे कोर्स सब्सक्रिप्शन आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट पे मिलेंगे, चाहे वो प्लस हो या फिर आइकॉनिक। तो ये 4 ऑप्शंस का फायदा उठाइए। इस वक्त मेरा एक प्लस कोर्स ऑनगोइंग है आर्ट एंड कल्चर पर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 8 बजे रात को इसकी क्लास होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। और अब आपको बता दूं कि ये वाली प्राइसेस नहीं है, आज ही प्राइसेस 25% इसमें स्लैश कर दी गई हैं, तो इस प्राइस में 25% कम करके अगेन आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं। सो नाउ दिस वुड बी कॉस्टिंग अराउंड 57, इसमें 10% और डिस्काउंट कर लो, लगभग 50,000 के आसपास अब आपको जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो मिल जाएगा। अन्य सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी अनअकैडमी पर कोर्सेज उपलब्ध हैं, यू कैन गो चेक देम आउट। हर संडे 11 बजे कॉम्बैट होता है जिसमें आप हिस्सा लेकर अपनी रैंक जान सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, और आपको सब्सक्रिप्शन जीतने का भी यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको बस एक कोड यूज करना है, फ्री एनरोलमेंट आपका इसमें हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।